देखिए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे आइसोकोरिक और आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में, और मैंने आपको इसकी कंडीशंस भी समझाई थी कि आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस, एंड द प्रोसेस इन विच द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड आइसोबैरिक प्रोसेस। और ये कौन कौन सी कंडीशन में होंगी और इनमें कौन से पॉजिटिव सिंबल होंगे, कौन से नेगेटिव सिंबल होंगे, तो बेसिकली ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और इंडिकेटर डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक हमने 4 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस को डिस्कस किया। नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस द 5th टाइप ऑफ प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। देखिए साइक्लिक प्रोसेस नाम से पता लग रहा है कि जो सिस्टम होगा वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से पास होगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट उसमें चेंजेस आएंगे, लेकिन फाइनली उसकी वही स्टेट होगी जो इनिशियल स्टेट थी। फाइनली उसकी वही स्टेट होगी जो उसकी क्या स्टेट थी, इनिशियल स्टेट थी। सो द प्रोसेस इन विच सिस्टम रिटर्न्स the process in which the system returns to its initial state. System returns to its initial state after any number of changes. After any number of changes. ओके, इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हमने क्या किया, किसी गैस को कंप्रेस किया। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है वो है P1, V1 एंड T1। तो हमने यहाँ पर एक बर्नर लगाया, बर्नर को लगा करके गैस को गर्म करना स्टार्ट किया। जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किया, एक्सपेंशन होना स्टार्ट हो गया। ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और पिस्टन इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा है, सो गैस इज एक्सपेंडिंग। Why? Because we are giving some heat energy to the system, and so that the pressure increases, and due to the pressure increase in pressure, the piston will move upward direction and the gas will expand. और गैस जब एक्सपेंड होगी तो उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आएंगे। तो बेसिकली ये इसकी इनिशियल स्टेट थी, हीट एनर्जी देने पर एक्सपेंशन हुआ। अब हमने क्या किया, इस बर्नर को हटा दिया। बर्नर को हटा दिया तो हमने फिर से गैस को क्या करना स्टार्ट किया, फिर से गैस को कंप्रेस करना स्टार्ट किया। कंप्रेस करके उसको फिर से इनिशियल स्टेट में ले आए। ये वो स्टेट है जिसमें आकर के टेम्परेचर फिर से क्या हो चुका है, T1 हो चुका है। अगर टेम्परेचर T1 हो चुका है तो प्रेशर और वॉल्यूम P1, V1 ही होंगे। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ रखा है। तो T1 टेम्परेचर पर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, सो दिस इज द इनिशियल कंडीशन। अब हमने इसमें क्या किया, हीट एनर्जी देने से एक्सपेंशन किया, फिर दोबारा कंप्रेशन करके फिर से उसी स्टेट को हमने गेन कर लिया। मतलब कि फिर से गैस का टेम्परेचर वही कर दिया जो पहले था, कंप्रेशन करके। एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम हो रहा था, हमने कंप्रेशन करके फिर से टेम्परेचर राइज कर दिया, फिर से उतना ही कर दिया। तो सिस्टम दोबारा से इनिशियल स्टेट में आ चुका है, जहां पर इसका प्रेशर वॉल्यूम P1, V1 था और टेम्परेचर T1 था। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है उसको साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। पहले एक्सपेंशन कराया, फिर कंप्रेशन करके दोबारा उसी स्टेट में ले आए। अच्छा, ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है इसको हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। So as per the first law of thermodynamics, first law of thermodynamics क्या है, the heat energy given to the system is utilized in increasing its internal energy and remaining part will do some work। लेकिन इस केस में क्या जीरो होगा, तो आंसर है इस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, du इज जीरो। वाई? क्योंकि सिस्टम का पहले जो टेम्परेचर था फाइनल स्टेट में वही टेम्परेचर आ जाता है। तो बेसिकली हमने सिस्टम को जहां से भी जिस भी स्टेट से मूव करना स्टार्ट किया था, हमने उसमें एक्सपेंशन किए, कंप्रेशन किए, जो भी किया, लेकिन फाइनली हम उस सिस्टम को दोबारा से इनिशियल स्टेट में ले आते हैं। अगर इनिशियल स्टेट में ले आते हैं तो टेम्परेचर तो फिर से वही हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, इस एग्जांपल में ये था कि गैस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था और 100 डिग्री सेल्सियस की गैस जो है वो एक्सपेंड होना चाहती है, तो पहले हमने उसको एक्सपेंड होने दिया।
फिर मैं जैसे जैसे वो एक्सपेंड होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो 100 डिग्री से उसका टेम्परेचर 20 डिग्री पर आ चुका था एक्सपेंशन के दौरान। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको कंप्रेस करना स्टार्ट किया। तो दोबारा से कंप्रेस किया और कंप्रेशन करते करते फिर से टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी तब भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और जब प्रोसेस खत्म हुई और जब हमने प्रोसेस कंप्लीट कर दी फिर से सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ चुका है, तो अभी भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। बीच में टेम्परेचर चेंजेस हुए लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। सो देयर विल बी नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा साइक्लिक प्रोसेस में, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। अब लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में चेंज कैसे लिख सकते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ms डेल्टा टी। इफ देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर देन देयर विल बी नो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 0 है, चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो ये 0 पुट करते ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या याद रखना है आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। सिस्टम की पहले जितनी इंटरनल एनर्जी थी फाइनल स्टेट में भी वही इंटरनल एनर्जी होगी, बिकॉज इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका सीधा सा आंसर क्या बनता है, dq इज इक्वल टू du की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन दिस विल बी dw, और ये लिखा जाएगा dq इज इक्वल टू dw। अब इस स्टेटमेंट को दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका तो यही है जो हमने लिख रखा है, बोथ आर पॉजिटिव, dq इज इक्वल टू dw। अब इसका मतलब क्या है, dq प्लस होने का मतलब क्या है, dq पॉजिटिव होने का मतलब है दैट हीट इज गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम। और du के dw के पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, सिस्टम इज डूइंग द वर्क। पिस्टन अपने आप ऊपर जा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, इसमें गैस वर्क डन कर रही है, सिस्टम इज डूइंग वर्क। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है द हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम एंड द सिस्टम इज डूइंग द वर्क। और आप जितनी भी हीट एनर्जी सिस्टम को दोगे उतना ही क्या होगा, उतना ही वर्क डन होगा। जैसे आपने 100 जूल की हीट एनर्जी सप्लाई की तो उससे क्या होगा, एक साइक्लिक प्रोसेस में एक साइकिल के अंदर कितना वर्क डन हो जाएगा, 100 जूल का वर्क डन हो जाएगा। तो जब हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे, जितनी भी हीट एनर्जी देंगे उतना ही वो वर्क डन करके बताएगा। अच्छा, इस स्टेटमेंट को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बी माइनस dq इज इक्वल टू माइनस dw। इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है। माइनस dq का मतलब क्या है, द हीट इज ड्रॉन फ्रॉम द सिस्टम, द हीट इज ड्रॉन या एक्सट्रैक्ट लिख सकते हो, द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। और माइनस dw का क्या मतलब है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब मैंने जो एग्जांपल बताया था उसमें दोनों केस आ रहे थे। जब मैं सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहा था तो पिस्टन ऊपर जा रहा था जिससे एक्सपेंशन हो रहा था। एक्सपेंशन होने के बाद में मैंने उसको क्या करना शुरू किया, कंप्रेस करना शुरू किया। अगर मैं उसको कंप्रेस कर रहा था देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और कंप्रेशन करने के साथ साथ क्या हुआ, और कंप्रेशन करने के साथ क्या हुआ, जो सिस्टम की हीट एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, जो टेम्परेचर है वो राइज होगा। कंप्रेशन में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है, गैस के पार्टिकल्स क्लोजली स्पेस्ड हो जाएंगे, कोलिजन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो बेसिकली वर्क डन करने से सिस्टम पर उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। अब टेम्परेचर कम कैसे होगा, वो सिस्टम क्या करेगा, हीट को लॉस करेगा। तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था वो इसी का एग्जांपल था, यही दोनों केसेस का एग्जांपल था। जब हमने इस सिस्टम को हीट एनर्जी दी तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में गया और ये एक्सपेंशन हो गया, ये इसकी कोई बीच की स्टेट आ गई। अब इसके बाद हम इसको फिर से इनिशियल स्टेट में लाना चाहते हैं। इनिशियल स्टेट में लाने के लिए हमें इस पर वर्क डन करना पड़ेगा। तो हम सिस्टम पे वर्क डन करेंगे जिससे क्या होगा, सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने के बाद जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर राइज होगा, ये धीरे धीरे हीट एनर्जी को, अब हम बर्नर नहीं लगा रहे, अब ये सिस्टम गर्म हो चुका है कंप्रेशन करने से, क्योंकि पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और इसका टेम्परेचर राइज होने के कारण इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। फिर ये धीरे धीरे एनर्जी को रेडिएट करेगा, रेडिएट करके फिर से इसका टेम्परेचर पहले जितना हो जाएगा तो इनिशियल स्टेट में आएगा। तो जब हीट एनर्जी देते हैं तो पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, द वर्क इज डन बाय द गैस। और जब हम इसको कंप्रेस करते हैं देन वी आर डूइंग द वर्क ऑन द सिस्टम एंड द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी लॉस्ट
इसकी जो हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में जानी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए इसको माइनस dq लिखा हुआ है। और उसके बाद सिस्टम इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। सो दिस इज द साइक्लिक प्रोसेस। ओके, अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला पता है, P इंटू डेल्टा वी या P इंटू डीवी। तो मैं इसके कुछ आपको इंडिकेटर डायग्राम्स बताता हूँ। इंडिकेटर डायग्राम इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में इसी इंडिकेटर डायग्राम्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस के बारे में देख लीजिए क्या कैसे सॉल्व करेंगे। So now we will write work done in cyclic process. Work done during cyclic process. सबसे पहली बात, अगर ग्राफ की ट्रेसिंग, आपको ट्रेसिंग के बारे में याद रखना है, मतलब कि किस डायरेक्शन में ग्राफ जा रहा है। अगर ग्राफ की ट्रेसिंग क्लॉकवाइज है, then the work done in the whole process will be positive, मतलब कि work is done by the system. सेकंड, अगर पूरे ग्राफ की ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। अगर ग्राफ की ट्रेसिंग एंटी क्लॉकवाइज है, देन द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि साइक्लिक प्रोसेस को करवाने के लिए सिस्टम पे वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखिए, इसका सबसे पहला एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर डायग्राम बनाते हैं। इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है? पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ, एक तरफ लिखेंगे प्रेशर और दूसरी तरफ लिखेंगे वॉल्यूम, और इसमें हम लोग बताएंगे कि ये हमारे पास एक सिस्टम था, ये इसकी इनिशियल स्टेट थी। इनिशियल स्टेट क्या थी? P1 V1, प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और यहाँ पर इस गैस का टेम्परेचर कितना है? T1। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो इस जगह पर प्रेशर है P1 और इनिशियल स्टेट में इसकी वॉल्यूम है V1। सो दिस इज द इनिशियल स्टेट। अब हमने क्या किया? सिस्टम को हीट एनर्जी देनी शुरू की और ये वॉल्यूम इसकी इंक्रीज होती गई। फाइनली इसकी वॉल्यूम क्या हो चुकी है? V2 हो चुकी है। तो पहले वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब ये कैसे पता लगेगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है? तो आंसर है इस एरो से, इसकी डायरेक्शन से। तो ए से बी की तरफ ग्राफ का जाना क्या बताता है? ये बताता है कि एक्सपेंशन हो रहा है। और प्रेशर क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? तो आंसर है प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। सो दिस इज द प्रेशर P2, फाइनल प्रेशर। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? P2, V2 एंड T2। तो T2 टेम्परेचर हो चुके हैं और प्रेशर वॉल्यूम P2, V2 हो चुके हैं। अब हमने क्या किया? इस गैस को दोबारा से कंप्रेस करना स्टार्ट किया और कंप्रेशन करके दोबारा से इसको ए पॉइंट पर ले गए, और फिर से इस सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर क्या हो चुका है? P1, V1, T1 हो चुके हैं। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस है। और ग्राफ कैसा है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? तो आंसर है ग्राफ है क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज ग्राफ क्या बताएगा? द वर्क इज डन, द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आंसर है ये बताएगा पॉजिटिव वर्क डन। अभी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, अगर ग्राफ की ट्रेसिंग क्लॉकवाइज है देन इट विल गिव द पॉजिटिव वर्क डन। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन, आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, दिस एरिया। इस एरिया को डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो इसका मैं आपको मेथड बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे। 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। सबसे पहले हम ए से बी तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं, फिर बी से ए तक का एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव, ये वर्क डन होगा नेगेटिव। क्यों? बी से ए तक जब जाएंगे तो वर्क डन आएगा नेगेटिव। ऐसा इसलिए आएगा क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? P डेल्टा V। सो चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव फ्रॉम B टू A। तो जब ग्राफ B से A की तरफ जा रहा है, जब सिस्टम B से A कंडीशन की तरफ जा रहा है, तो उस समय पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। और वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? वर्क डन भी नेगेटिव होगा। एनीवेज, अब इसकी प्रोसेस को देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको 2 पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले
यहाँ पर हम लोग इसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन को बताते हैं। इनिशियल कंडीशन इज ए, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P1 V1 एंड, और ये ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, ये बी पॉइंट तक, एंड दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम इज P2 V2। यहाँ पर वॉल्यूम है V2, यहाँ पर वॉल्यूम है V1। इस जगह पर प्रेशर क्या था P1 और इस जगह पर प्रेशर क्या है P2। So this is the initial condition, this is the final condition in this graph from A to B। अब वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या तरीका सिखाया था? तरीका ये सिखाया था कि आपको ग्राफ के जो भी पैरामीटर्स आ रहे हैं, जो भी इनिशियल और फाइनल कंडीशंस आ रही हैं, उन कंडीशंस को आपको कहाँ ज्वाइन करना है, वॉल्यूम एक्सिस पे। तो ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, इसको मैंने वॉल्यूम एक्सिस पे ज्वाइन किया, ये इसकी फाइनल कंडीशन है, इसको भी वॉल्यूम एक्सिस पे ज्वाइन किया। और यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको डार्क कर देता हूँ मैं, दिस एरिया। तो ये जो एरिया होगा, दिस इज द पॉजिटिव वर्क डन, ये पॉजिटिव वर्क डन को बताएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। इस केस में क्या होगा, इसकी सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो पिस्टन अपने आप ऊपर जाएगा, एक्सपेंशन होगा तो, और पॉजिटिव वर्क डन होगा। सो वर्क डन विल बी PdV पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव वर्क डन की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम A to B। अब ग्राफ पे आते हैं, वर्क डन फ्रॉम A to B, नेमिंग कर देते हैं, ये A B, और इस पॉइंट को लिख देते हैं C, इस पॉइंट को लिख देते हैं D। सो हियर वी विल कैलकुलेट एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। और क्या एरिया होगा, एरिया ऑफ ABCD। इसको फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर लेंगे इस तरह से, फिर हम लोग इसमें बॉक्सेस बना लेंगे ऐसा। तो जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होंगे उनको काउंट कर लेंगे कि एक बॉक्स कितना वर्क डन बताएगा। ये इसकी चेंज इन वॉल्यूम है और ये प्रेशर का चेंज है, तो चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन प्रेशर दोनों को मल्टीप्लाई करते ही, लेंथ इनटू ब्रेथ करते ही एक बॉक्स का एरिया आ जाएगा और टोटल बॉक्स काउंट कर लेंगे। और ये वाले जो स्मॉल बॉक्सेस बनेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली ट्राइंगुलर शेप के होंगे दीज बॉक्सेस। तो ये ट्राइंगल तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा देंगे। और ये वाला जो बॉक्स है इसको हाफ कंसीडर कर लेंगे, इस बॉक्स को हाफ कंसीडर कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फ्रैक्शंस में कैलकुलेट करेंगे। आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस काउंट करने होंगे और इसमें से जो जो ट्राइंगल है उसको लिखना होगा, और जो छोटे बॉक्सेस हैं उनको कंसीडर करेंगे हाफ बॉक्स। तो ऐसा करके हम लोग इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस वर्क डन इज पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। दूसरा वर्क डन कौन सा है, फ्रॉम B to A। B to A कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ये प्रेशर, ये वॉल्यूम, एंड दिस इज द इनिशियल प्रेशर, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम। ये A पॉइंट था एंड दिस इज द B पॉइंट। A पॉइंट पर वॉल्यूम कितनी है V1, B पॉइंट पर वॉल्यूम कितनी है V2, एंड द ग्राफ इज मूविंग फ्रॉम B to A। और ग्राफ B से A की तरफ जा रहा है। अगर ग्राफ B से A की तरफ जा रहा है तो हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है, एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। और ये जो एरिया आएगा ये नेगेटिव आएगा, वर्क डन फ्रॉम B to A। तो यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे BA। ये क्या था, वर्क डन फ्रॉम A to B, एंड दिस इज द वर्क डन फ्रॉम B to A, एंड दिस इज नेगेटिव वर्क डन फॉर, ये लिखेंगे ABCD, एरिया ABCD, और ये नेगेटिव वर्क डन होगा। टोटल वर्क डन कितना आएगा पूरी साइक्लिक प्रोसेस में, तो यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क डन के बारे में। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ABCD। इसकी नेमिंग चेंज कर देते हैं इस ग्राफ की, नहीं तो दोनों ही एरिया ABCD हो जाएंगे। AB, और इस पॉइंट को हम लोग लिख देते हैं XY। सो सेकंड ग्राफ इज ABXY, और माइनस में लिखेंगे दूसरा जो वर्क डन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, एंड दिस इज ABXY। सो दिस इज द टोटल वर्क डन। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, डायरेक्ट यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, नहीं तो हमने इसको ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहले ये वाला एरिया कैलकुलेट किया A से B तक वाला, फिर दूसरा एरिया कैलकुलेट किया B से A वाला, और दोनों में से ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था,
जैसे मान लीजिए टोटल इसका जो वर्क डन आ रहा है वो वर्क डन आ रहा है 60 और बी से ए का जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है 40, तो टोटल वर्क डन कितना होगा 20। तो ये टोटल एरिया हमने कैलकुलेट किया 60, ये वाला एरिया कैलकुलेट किया 20, ये वाला एरिया कैलकुलेट किया 40, तो दोनों को माइनस करके आप लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप इस ग्राफ का एरिया निकालोगे, ये जो आपको दिख रहा है इसके पॉइंट्स के नेम लिख देते हैं हम लोग, ए, और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग लिख देते हैं पी एंड क्यू। तो ए पी बी एंड बी क्यू ए, तो ये पूरे ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया भी कितना आएगा, ये एरिया भी 20 आएगा। तो पहले पूरे का कैलकुलेट कर लो, फिर बी से ए वाला माइनस कर दो, तब भी वही आंसर आएगा। अगर डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन की हेल्प से। अब इसमें मैं आपको दूसरे तरह का ग्राफ बताता हूँ, उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर डायग्राम, और द साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम डिस्कस करेंगे। अभी तक इससे पहले हमने जो इंडिकेटर डायग्राम्स पढ़े थे वो आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक, इन सब प्रोसेसेस के लिए डिस्कस किए थे, अलग अलग सिंगल सिंगल लाइन डिस्कस की थी। अभी हम लोग साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेकंड है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्राफ बनाया, क्या ये ग्राफ साइक्लिक प्रोसेस को बताता है? ये ए से बी जा रहा है, प्रेशर जो है पहले P1 था, बाद में प्रेशर कितना हो गया, बाद में प्रेशर हो गया P2, और इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है V1। तो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, तो वॉल्यूम क्या नहीं हो रही है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ है कांस्टेंट वॉल्यूम का आइसोकोरिक प्रोसेस का, ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ है? तो आंसर है नो। ये सिर्फ ये बता रहा है कि पहले इसका प्रेशर P1 था, हमने जैसे ही उसको गर्म किया, गर्म करने पर प्रेशर इंक्रीज हो गया, और क्लोज कंटेनर में ऐसा कर रहे हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ है। लेकिन हम लोग उस प्रोसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस की। तो साइक्लिक प्रोसेस का ग्राफ देखिए, आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सो दिस इज द ग्राफ, ए बी सी डी एंड अगेन ए, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्राफ। तो बताओ वर्क डन कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? यहाँ पर वॉल्यूम है V1 और इस पोजीशन पर वॉल्यूम है V2। वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ग्राफ की ट्रेसिंग कैसी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव वर्क डन है। देख लीजिए ये एरो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पूरा जो ग्राफ है ये क्लॉकवाइज ग्राफ है। अगर क्लॉकवाइज ग्राफ है तो पॉजिटिव वर्क डन के बारे में, तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, आप मेरे को बताएंगे। ए से बी तक का जो ग्राफ है वो तो मैंने आपको बता दिया, आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब आप बताएंगे कि बी से सी तक का जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, फ्रॉम बी टू सी, इट इज इंडिकेटिंग विच प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस के बारे में बता रहा है? देखो क्या कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है या वॉल्यूम कांस्टेंट है बी से सी तक? देखिए सुमित और अभिवर्धन ने बिल्कुल सही आंसर दिए। बी से सी तक क्या कांस्टेंट है, देख लीजिए, बी से सी तक प्रेशर कांस्टेंट है। जब बी पर था हमारा सिस्टम और इस तरफ बढ़ रहा था तो क्या चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। इसके बाद में सी से डी तक का जो ग्राफ है, अच्छा ये वाला जो ग्राफ है वो कौन सा हुआ फिर, कांस्टेंट प्रेशर का। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस। और सी से डी तक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। पहले प्रेशर P2 था, अब प्रेशर P1 हो रहा है, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है V2, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और डी से ए वाला जो ग्राफ होगा वो कौन सा होगा, तो डी से ए वाला जो ग्राफ होगा उस केस में वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो ये नेगेटिव वर्क डन का ग्राफ है। और डी से ए वाला जो ग्राफ है वो कांस्टेंट प्रेशर पर है, सो इट इज अगेन आइसोबैरिक। तो ये जो ग्राफ है दिस इज आइसोकोरिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम ए टू बी, A to B is representing isocoric heating। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम को हीट एनर्जी दे रहे हैं। हीट एनर्जी देने से क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम फिक्स कर रखी है हमने। सेकंड,
बी से सी तक का जो ग्राफ है, दिस ग्राफ इज आइसोबैरिक हीटिंग, आइसोबैरिक हीटिंग। इसके बाद में नेक्स्ट इसमें ये आएगा सी से डी। सी से डी में क्या हो रहा है, सी से डी में फिर से आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम V2 है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम लोग आइसोकोरिक कूलिंग। ये प्रोसेस है आइसोकोरिक कूलिंग की, गैस को ठंडा किया जा रहा है, ठंडा करने पर उसकी वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि हमने सिस्टम को फिक्स कर रखा है, उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो सकती। और कूलिंग हो रही है, ठंडा हो रहा है, ये कैसे पता लगेगा, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। जब सिस्टम की हीट एनर्जी का लॉस होगा, जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम होगी तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा, प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। और लास्ट जो ग्राफ है डी से ए, दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग आइसोबैरिक कूलिंग। कांस्टेंट प्रेशर पर क्या की जा रही है, कूलिंग की जा रही है। कूलिंग करने से फिर वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगी। तो ये 4 प्रोसेसेस का ग्राफ है और इन 4 प्रोसेसेस के बाद सिस्टम दोबारा से कौन से स्टेट में आ जाता है, सिस्टम दोबारा से इनिशियल स्टेट में आ जाता है एंड दैट इनिशियल स्टेट इज ए। अब आपको इसमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, आपको इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको किस तरह का ये शेप दिखाई दे रही है, तो आंसर है रेक्टेंगुलर शेप है। अगर रेक्टेंगुलर शेप है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन कैलकुलेट करने का, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी। अब इस डायग्राम में लेंथ क्या है, लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो मान लीजिए हमने इसको लेंथ मान लिया, इसको ब्रेथ मान लिया, तो प्रेशर पहले था 2 atm और बाद में हो गया 5 atm, तो कितना चेंज आया, 2 से 5 हो रहा है, मतलब कि 3। तो ये जो आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे लेंथ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे P2 माइनस P1, चेंज इन प्रेशर। और ब्रेथ की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, B2 माइनस B1। So this is the value of breath, B2 minus B1 and this work done will be positive, और ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर आप अलग अलग करके कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अलग अलग करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले ए से बी तक की लाइन का वर्क डन 0 आएगा। इस केस में कोई वर्क डन नहीं होगा बिकॉज नो वॉल्यूम इज चेंजिंग। तो ये जो आइसोकोरिक हीटिंग है ए से बी और आइसोकोरिक कूलिंग है सी से डी, इसमें वर्क डन क्या होगा, इसमें वर्क डन 0 होगा। सो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज 0 एंड वर्क डन फ्रॉम सी टू डी इज 0। तो इसमें तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा। बी से सी में पॉजिटिव वर्क डन होगा, डी से ए में नेगेटिव वर्क डन होगा। अब कौन से वर्क डन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो आंसर है पॉजिटिव वाली, क्योंकि बी से सी का जो आप एरिया कैलकुलेट करोगे, यहां से यहां तक का एरिया पूरा, ये पूरा एरिया, ये एरिया की वैल्यू तो ज्यादा आएगी किससे, डी से ए वाले से। ये डी से ए वाला एरिया होगा, दिस स्मॉल एरिया, दिस स्मॉल एरिया। तो आप इसको अलग अलग करके करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर था P2 और इनिशियल प्रेशर था P1। तो ये ग्राफ हम लोग लिख रहे हैं बी से सी, बी से सी तक पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, और इस ग्राफ को यहाँ पर मिलाएंगे वॉल्यूम एक्सिस के साथ एंड दिस इज द एरिया। ये एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये कैसा आएगा, दिस वर्क डन इज पॉजिटिव। दूसरे फ्रैक्शन का एरिया कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर एंड वॉल्यूम V1 V2 and pressure here is P1, here P2 and this is the graph from D to A। तो ये D से A तक का ग्राफ है, दिस ग्राफ, और इसका जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो ये एरिया आएगा, दिस एरिया जिसको मैंने डार्क किया। और ये एरिया कैसा आएगा, दिस वर्क डन इज नेगेटिव वर्क डन। तो जितना पॉजिटिव वर्क डन हुआ उसमें से ये वर्क डन माइनस कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो ऐसा अलग अलग करके करना चाहते हो तो अलग अलग करके भी कर सकते हो, नहीं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ऐसा क्यों करते हो, आप एक साथ ही कैलकुलेट करो ना, ये ग्राफ है और इसका ये वाला एरिया कैलकुलेट कर दो, ऑटोमेटिकली वर्क डन आ जाएगा। और कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। वो आप इस मेथड से याद रख लेना, क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज था, इसमें ये जो एरोज आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो साइकिल आपको दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। तो यहाँ पर और यहाँ पर तो कोई वर्क डन हुआ ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही है। ए से बी में कोई वॉल्यूम चेंज नहीं है, सी से डी में कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं। तो बी से सी वर्क डन होगा, डी से ए वर्क डन होगा। एक वर्क डन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, टोटल वर्क डन, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं तो इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा,
इससे आप टोटल वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो यहाँ लिखोगे वर्क डन फ्रॉम बी टू सी माइनस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट जो ग्राफ आएगा उसमें हम लोग एक ट्राइंगुलर शेप का ग्राफ लेते हैं, ट्राइंगुलर शेप का ग्राफ लेते हैं और उसमें वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीसरे तरह का ग्राफ बता रहा हूं मैं। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। ये सारे ग्राफ नोट्स के अंदर बने हुए हैं और पूरे डिस्क्रिप्शन लिख रखे हैं सब ग्राफ को। चलिए यहाँ से हम लोग ये इसका इनिशियल कंडीशन लेते हैं। इनिशियल कंडीशन है प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम इज V1। इसके बाद ये ग्राफ A से B की तरफ जाता है एंड दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम A टू B। यहाँ पर प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, वॉल्यूम हो चुकी है V2। फिर ग्राफ है B से C की तरफ, फिर है C से A की तरफ। सो दीज आर द डायरेक्शन। कैसा ग्राफ है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ग्राफ है तो वर्क डन कैसा आएगा, वर्क डन पॉजिटिव आएगा। अगर वर्क डन पॉजिटिव आएगा और वो वर्क डन कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे द एरिया एनक्लोज्ड बाय ग्राफ। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो हाफ इंटू बेस, बेस इज AC। AC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसका डिफरेंस निकाल लेंगे V2 माइनस V1। सो दिस इज द बेस V2 माइनस V1 एंड हाइट, यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, ये जो डिफरेंस आएगा दिस डिफरेंस इज P2 माइनस P1। सो हाइट इज P2 minus P1. So this is the formula by which you can calculate the work done in a triangular graph. अब अलग अलग करके कैलकुलेट करना है तो अलग अलग करके कर लो। कहां पर वर्क डन होगा, A से B वाले में वर्क डन होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। पहले वॉल्यूम V1 थी, B पॉइंट पर वॉल्यूम कितनी हो चुकी है, B पॉइंट पर वॉल्यूम हो चुकी है V2। सो वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो इस ग्राफ में सबसे पहले लिखेंगे A पॉइंट और यहाँ लिखेंगे B एंड दिस इज द एरिया, और इस एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर प्रेशर है P1, यहाँ पर प्रेशर है P2, वॉल्यूम था V1 और वॉल्यूम हो गया V2। ये पॉजिटिव वर्क डन आएगा बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो जब आप इसका एरिया निकालोगे देन दिस वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और इस वर्क डन को हमने नाम दे दिया AB। B से C में कोई वर्क डन नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम। B पॉइंट पर भी वॉल्यूम V2 है, C पॉइंट पर भी वॉल्यूम V2 है, तो B से C तक जब ग्राफ जाता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, आइसोकोरिक प्रोसेस है। सो देयर विल बी नो वर्क डन, यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाना चाहते हो तो दिखा भी सकते हो ऐसा। यहाँ पे लिखेंगे B और यहाँ लिखेंगे C। एयर प्रेशर इज P2, प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V2 एंड वर्क डन इज B to C इज 0। तीसरा कौन सा पार्ट बचा इस ग्राफ का, थर्ड पार्ट बचा C to A, this one, and this is volume, pressure। यहाँ पे ग्राफ है C point and this is the A point and it is moving from C to A। C से A की तरफ ग्राफ आ रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो आंसर है वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। कंप्रेशन को बता रहा है ये, पहले वॉल्यूम V2 थी, बाद में वॉल्यूम V1 हो गई, कम हो गई। कंप्रेशन को एक्सप्लेन, कंप्रेशन हो रहा है तो मतलब नेगेटिव वर्क डन है। और कंप्रेशन कैसे होगा, व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, जब हम पिस्टन को दबाएंगे और नीचे की तरफ आएगा, इसका मतलब सिस्टम पर हमें वर्क डन करना पड़ेगा। और ये किस प्रेशर पर हो रहा है, P1 प्रेशर पर। तो जब आप इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करेंगे देन दिस विल गिव द वर्क डन फ्रॉम C to A एंड दिस इज द नेगेटिव वर्क डन, ये नेगेटिव वर्क डन आएगा। टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम A to B, पॉजिटिव है। दूसरा लिखेंगे वर्क डन फ्रॉम B to C, ये तो 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम C to A एंड C to A जो वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो अलग अलग करके कैलकुलेट करना है तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही इसका एरिया आ जाएगा। इसका एरिया आने का मतलब है कि आपने इस साइक्लिक प्रोसेस का क्या कैलकुलेट कर दिया, वर्क डन कैलकुलेट कर दिया।